हेलो एवरीवन, टुडे वी विल अंडरस्टैंड अबाउट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। हम समझेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है क्या, इसमें क्या क्या हुआ, इसको सॉल्ट मार्च क्यों बोलते हैं, गांधी जी का क्या स्टेप था, ब्रिटिश का क्या रिस्पॉन्स था। उससे पहले हम समझते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होता क्या है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट मतलब होता है कि जो लॉज अनजस्ट हैं उसके खिलाफ नेचुरली, जो अनजस्ट है उसके खिलाफ पीसफुली प्रोटेस्ट करना, ना कि वायलेंटली। इसको समझने से पहले हम बैकग्राउंड में समझते हैं क्या क्या हुआ था, जो कंडीशन प्रिवेल कर रही थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को ले जाने के लिए। साइमन कमीशन 1928 में आया था। ये सातों मेंबर इसमें वाइट थे। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा क्वेश्चन करती है कि सातों मेंबर वाइट क्यों हैं। तो ब्रिटिश रिस्पांस देता है कि आप कैपेबल नहीं हैं अपनी कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, इसीलिए साइमन कमीशन आपने भेजा है। तो इसी के रिस्पांस में ऑल इंडिया कमेटी की मीटिंग होती है जहाँ तीनों पार्टी मिलती हैं। मोतीलाल नेहरू को लीडर बनाया जाता है, उस कमेटी का हेड बनाया जाता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करिए। वो डिमांड रखते हैं कि हमें फंडामेंटल राइट चाहिए, लिंग्विस्टिक स्टेट चाहिए, डोमिनियन स्टेटस चाहिए। उसी के रिस्पांस में उनका फुलफिल नहीं होता है तो नेक्स्ट जब सेशन होता है लाहौर सेशन 1929 में, जिसके हेड बनते हैं, प्रेसिडेंट बनते हैं जवाहरलाल नेहरू। इसी फेज में डिसीजन लिया जाता है कि हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे 30 जनवरी को एवरी ईयर। और वेरियस जो इशू थे वो रिजॉल्व नहीं हो रहे थे, तो गांधी जी को पुश करती है आईएनसी, उनको लीडर बनाती है कि जहाँ गांधी जी स्टेप लेंगे हम करेंगे। पर हम देखेंगे 1922 के बाद गांधी जी गायब हो गए थे, बैकग्राउंड में काम कर रहे थे। आइए हम समझते हैं उस पीरियड में गांधी जी क्या कर रहे थे। गांधी जी उस पीरियड में बेसिकली अनटचेबिलिटी के लिए काम कर रहे थे, अबॉलिश करने के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम कर रहे थे, इक्वालिटी का काम कर रहे थे, विलेज इंडस्ट्रीज के लिए काम कर रहे थे, खादी इंडस्ट्री बना रहे थे, एजुकेशन के लिए काम कर रहे थे, जो लोकल एजुकेशन उनको प्रोवाइड कर दिया गया वर्नाकुलर लैंग्वेज में। आइए हम समझते हैं ब्रिटिश उस टाइम क्या था, इंडिया और गांधी जी का उस फेस क्या था उस टाइम। जैसे कि ये सपोज करिए ये रिवर है, ये ब्रिटिश की रिवर है, थ्रू आउट इंडिया बह रही है। इसको फ्लो समझिए कि पूरी ब्रिटिश है। इसके अंदर क्या क्या है, मॉरली है, ये सोशली है, साइकोलॉजिकली है, इंटेलेक्चुअल है, स्किलफुल है, कनिंग है। इसी की मदद से ये थ्रू आउट इंडिया को रूल कर रही है। आप सोशली और मॉरली जब तक कंट्रोल नहीं होंगे आप रूल नहीं हो पाएंगे, कितना भी पॉलिटिकली आपका राजा कितना भी दबा ले। सोशली मॉरली में मोस्ट इंपॉर्टेंट है कंट्री को, किसी को सप्रेस करना और रूल करना। तो इसी के फेज में गांधी जी अपनी भी रिवर एक फ्लो करते हैं। सपोज करिए गांधी जी हैं, गांधी जी मेथड ये समझते हैं अपने एक्सपीरियंस से। साउथ अफ्रीका में जाते हैं तो ब्रिटिश के रिस्पॉन्स की पॉलिसीज देखते हैं, तो गांधी जी भी अपने एक्सपीरियंस सीखते हैं कि हम ब्रिटिश को हरा सकते हैं मॉरली, साइकोलॉजिकली, सोशली। अगर ये सब हम स्टेप लेंगे तो जो ब्रिटिश की फ्लो है पूरी इंडिया में, गांधी जी भी उसी फ्लो को बढ़ाना चाहते हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। पूरी कमिटीज को, कास्ट को, रिलीजन को लेके चलना चाहते हैं ताकि ब्रिटिश को डिफीट कर सके। इनमें डिवीजन था, हमेशा पॉलिसीज ऐसा अपनाते थे कि डिवीजन स्प्रेड कर सके इस पीरियड में। तो आइए स्टार्ट करते हैं सीडीएम का प्रिपरेशन कैसे होता है। गांधी चूज एज ए सॉल्ट इशू फॉर सीडीएम। इस पीरियड में सॉल्ट को इशू बनाते हैं गांधी जी। सॉल्ट को ही क्यों इशू बनाते हैं, क्योंकि सॉल्ट टैक्स कर रहा था ब्रिटिश। अब ब्रिटिश क्यों टैक्स लगा रहा था सॉल्ट पे, ये हम समझेंगे। सॉल्ट कहाँ होते हैं, सी के किनारे, जो ओशियन है वहाँ कोई रहता नहीं था। फार फ्लंग एरिया में सी ब्रेक हो रहा है, सॉल्ट ब्रेक हो रहा है, तो यहाँ से लाने के लिए सिटी में और रूरल एरिया में बेचने का टैक्स लेते थे नियर अबाउट 10%, इसलिए ब्रिटिश टैक्स करते थे। और ये मोस्ट इनह्यूमन टैक्स गांधी जी बोले, क्योंकि हर एस्पेक्ट को टच करता था, हर रिलीजन खाता है, मास को इन्फ्लुएंस करता है, और इस पर टैक्स लेना इनह्यूमन है इन द सेंस कि जो नेचुरली अवेलेबल है, जो अबंडेंस में है, उस पर कैसा टैक्स, ये तो अनजस्ट लॉज है। इसके लिए पीसफुली हम प्रोटेस्ट करेंगे। इसीलिए मूवमेंट के लिए सब लोगों को मिलाया, रूरल, अर्बन, रिलीजन, कास्ट, सबको लेके आया। इसीलिए सिंबॉलिक आइडेंटिफिकेशन बना सॉल्ट सबको इकट्ठा करने के लिए, इररेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजन, जो भी पूरी थ्रू आउट इंडिया था, सबको इकट्ठा किया और मूवमेंट पीसफुली स्टार्ट किया। कहाँ से स्टार्ट किया, साबरमती आश्रम से 12 मार्च को। ऑल्दो दीज आर फैक्ट्स, दांडी मार्च में 6 अप्रैल को ब्रेक करते हैं। इस फेज में ग्लोबल मीडिया भी बहुत कवर कर रहा था। कौन सा ईयर चल रहा है, 1930। इस फेज में ग्लोबल मीडिया कवर कर रहा था, न्यूयॉर्क टाइम्स कर रहा था, लखनऊ, लंदन की प्रेस कर रहे थे, जापान के प्रेस थे। ऑल्दो इनिशियल फेज में गांधी जी को क्रिटिसाइज किया जाता है, नेगेटिवली दिखाया जाता है कि गांधी जी दूसरे दिन ही, ये थिन आदमी क्या कर पाएगा, दूसरे दिन तक ही गिर जाएगा। ऑल्दो जब गांधी जी दांडी में 6 अप्रैल को ब्रेक करते हैं सॉल्ट लॉ, तो यही ग्लोबल मीडिया, न्यूयॉर्क टाइम्स कहती है सेंट एंड स्टेट्समैन गांधी जी को। अदर पार्ट में कहाँ हुआ था सॉल्ट मूवमेंट, तमिलनाडु में हुआ था, राजगोपालाचारी किए थे, मालाबार में किए थे के कलप्पन, आसाम में हुआ था, सिलहट से नवाखोली,
सीबीराम आंध्रा में हुआ था। ये कहाँ, ये सॉल्ट ब्रेक किया गया था इस ईयर में गांधी जी के इनिशिएटिव के द्वारा, जो थ्रू आउट इंडिया फैला था। अब हम समझेंगे गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स क्या था। अरेस्ट ऑफ नेशनल लीडर्स लाइक नेहरू, गांधी जी, वेरियस अदर लीडर्स, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। अरेस्ट इसलिए किया जाता है क्योंकि सॉल्ट ब्रेक करने के बाद वो मूवमेंट अपना कंटिन्यू करना चाहते थे धर्मशाला जाने के लिए। मीनवाइल उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। इसी फेज में कांग्रेस वर्किंग कमेटी का रिस्पॉन्स क्या होता है, ये रिस्पॉन्स देते हैं कि हम चौकीदारी टैक्स नहीं देंगे, जमींदारी टैक्स नहीं देंगे। जमींदारी टैक्स वो होता है, रईयतवारी टैक्स वो होता है जो विलेजर्स अपनी एग्रीकल्चर जो सरप्लस होता है उसको टैक्स देते हैं। चौकीदारी प्रोटेक्शन के लिए टैक्स होता है। वायलेशन ऑफ फॉरेस्ट लॉ उसमें करते हैं कि ये हमको अब करना है, ब्रिटिश का लॉज रूल्स एंड रेगुलेशन जो अनजस्ट है उसको फॉलो नहीं करना है। फॉरेस्ट लॉ क्या होता है, जो फूड एंड फॉडर होता है उस फील्ड में, जो एनिमल का चारा होता है, फूड अवेलेबल होता है, उनको ब्रिटिश प्रोवाइड नहीं कर रहा था, जो वो फ्रीली अवेलेबल है। इसके खिलाफ प्रोटेस्ट होता है, सैंक्शन करते हैं। अदर पार्ट में क्या होता है, खान अब्दुल गफ्फार खान जो फ्रंटियर गांधी है, लाहौर में सबको अवेयर कराते हैं। सूर्य सेन जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ है वेस्ट बंगाल एरिया में, बांग्लादेश एरिया में रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ कर रहे थे ब्रिटिश के खिलाफ। सोलापुर में पैरेलल गवर्नमेंट चल रही थी जो महाराष्ट्र में है। बिहार में टैक्स रिफ्यूजल होता है, गुजरात में टैक्स रिफ्यूजल होता है, उत्तर प्रदेश में यूनाइटेड प्रोविंस जो उस नाम से जाना जाता था। आसाम में कनिंगम सर्कुलर इशू रेज किया जाता है, लाया जाता है ब्रिटिश के द्वारा कि कोई भी स्टूडेंट वगैरह पार्टिसिपेट नहीं करेगा इसमें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, तो इसके लिए भी प्रोटेस्ट किया जाता है। आम समझते हैं गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स एजिटेशन के खिलाफ क्या था। अब इस फील्ड में 1930 तक आते आते कांग्रेस और आईएनसी और ब्रिटिश एक बार बराबर के तौर पे आ गए। कांग्रेस ने ब्रिटिश को इतना प्रेशर कर दिया था कि ब्रिटिश अब आईएनसी की तरह चलेगी, ऑल्दो अभी इक्वली फुटिंग पे नहीं आया जो 1940 के बाद आएगा। एम्बीवैलेंट हो गई, फ्रेंडली हो गई, उनको गिरफ्तार करने के बाद छोड़ देती थी। तो इसका ये सक्सेस मिला ब्रिटिश आईएनसी को। अगर ब्रिटिश उनको सप्रेस करती थी थ्रू आउट ग्लोबल मीडिया, ब्रिटिश के डिफेम होता था कि हमें सप्रेस कर दिया ब्रुटैलिटी से, बहुत हमें पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, फिर भी अगर कुछ ना करती थी तो कांग्रेस चिल्लाती थी हम तो जीत गए। हेजेमनी ऑफ कांग्रेस इरोडेड, हेजेमनी ऑफ ब्रिटिश इरोडेड, नॉट कांग्रेस। पब्लिकेशन ऑफ साइमन रिपोर्ट होता है। साइमन रिपोर्ट 1930 में जब पब्लिश होता है, ऑल्दो उनकी जो डिमांड थी फुलफिल नहीं होती है, डोमिनियन स्टेटस की, फंडामेंटल राइट्स की, यूनाइटेड प्रोविंस की, जो उस समय डिमांड रेज की गई थी नेहरू रिपोर्ट के द्वारा, पब्लिश नहीं होती है। तो गांधी जी फिर मिलते हैं इरविन से, गवर्नमेंट के लिए बात करते हैं बिहाफ ऑफ वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज। तो गवर्नमेंट बोलती है कि हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें आपका जो भी इश्यूज़ है आप रेज करिए और वहाँ रिजॉल्व हो जाएंगे इशू। इन द नेक्स्ट वीडियो विल टॉक अबाउट मोर इंपॉर्टेंट इशूज़। थैंक यू।